उसमें हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, राममूर्ति शिक्षा संविधान है ना। हाँ, उनकी जो समिति सिफारिश थी राममूर्ति, तो उसी का हम क्या है, किसकी सिफारिश थी, है ना। तो राममूर्ति की शिक्षा की जो सिफारिश थी, हमने आप लोगों को बताया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना सिफारिश देना था, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से उपाय किए जाए इसमें, है ना, ताकि शिक्षा में एक क्या है, नयापन आए, नए तरीके से शिक्षा का निर्माण हो। और जो पुरानी पद्धतियाँ थी उससे शिक्षा में सुधार हो नहीं पा रहा है ना। और विशेष करके महिलाओं में, इसमें महिलाओं में, और दूसरी चीजें क्या है, SC ST और माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक, इसमें सबसे ज्यादा समस्या अल्पसंख्यक में आ रही है। इसमें अल्पसंख्यक लोग को भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कभी तो सांप्रदायिकता, वर्ग भेद, धर्म रीजन, समझ रहे हैं। जितना हिंदू धर्म की महिलाएं लड़कियां शिक्षा को स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं, मुस्लिम में थोड़ा सा उसका प्रतिशत कम है, उतना शिक्षा में क्या है, अनुमति परिवार के लोग खुद ही उनको, हाँ मतलब सबकी बात नहीं करता है। आज के भाई कुछ लोग अच्छे इंग्लिश जुड़े शिक्षित हैं, अपने बच्चों को उसे पढ़ाना चाहते हैं। देखिए इसके पहले लोग क्या था कि लेडीज है दूसरे जेंट्स की तरह आते थे, वो ले जाते थे, और जो कुछ लोग बड़े इच्छुक होते हैं पढ़ाने के लिए, वो लोग पढ़ाते हैं थोड़ा सेफ नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी ले जाएँ, लेकर आए। 2018 में इसमें थी एक बच्ची यहाँ पर डिलीट कर रहे थे इलाहाबाद से, तो वो समझे कि इलाहाबाद से बाइक से लेकर आता था, हर एक क्लास का पता रहा था उससे, दोनों साल 18 वयस में 19 वयस के दोनों साल बहुत अच्छे क्लास चले थे, समझ रहे हैं। और वो जो था बंदा कि वहाँ इलाहाबाद से लेकर कोई भी चीज़ होता था, हर एक्टिविटीज तब एक्टिविटीज भी करा देता था, हर एक्टिविटीज को मारता था लेकर, और जहाँ एग्जाम कराता था, सेंटर जाता था, वहाँ लेके हमेशा जो है उसको पढ़ाने की उत्सुकता थी। हाँ सर जी, हमारे घर में हमारे जान पहचान जाते रिश्तेदार में कोई अपने बच्चे को ये डिलीट नहीं करा, हम लोग उसमें फख्र था, इतना गर्व था कि जो है हम उसको करा रहे, समझ लीजिए। तो क्योंकि उन लोगों में क्या है, थोड़ा सा भी शिक्षा के प्रति संकीर्णता है ना, और बच्चों को भेजना सुरक्षित महसूस करते हैं, समझ लीजिए। तो इस वजह से ये माइनॉरिटी है, तो इसलिए शिक्षा की समस्याएं आज भी व्याप्त है। अभी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या है वो देखते हैं, समझ लेंगे। बहुत सारी पाबंदियां भी होती हैं, बहुत सारी चीज उतना जैसे आपको है, और हिंदू धर्म में थोड़ा सा फैमिली जो होती है टच हो गई, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, अभी उन लोगों के अंदर भय बना, समझ रहे। इसलिए शिक्षा इंटरनेट के बाद जल्दी उन लोगों शिक्षा को हाँ नहीं मिला, बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन क्या है बहुत कम, समझ रहे। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो था राममूर्ति आया जो शिक्षा समिति कोर्ट थी, उसने इस पर फोकस करने का प्रयास किया कि इन सब की समस्याओं को दूर किया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षा साक्षरता आगे इन लोगों में भी बढ़ सके। उसी तरीके से क्या है कि माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक में पुरुषों में बहुत अधिक साक्षरता नहीं है, अब इधर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, तुरंत आइसोलेटेड केस हो गया, हमारे चले जाते थे, शिक्षा उनका अधूरा रह जाता था, समझ लेते हैं। उनकी फैमिली के दो लोग गए, जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है सबके सब वहीं पर क्या होता चले जाते थे आइसोलेटेड।
शिक्षा का स्तर काफी कम था। और अगर देखा जाए भारत में भी क्या है, महिलाओं की शिक्षा जो साक्षरता है, अब हर व्यक्ति सोचने लगा है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। प्रत्येक ताकि कोई भी अच्छा बच्चा नहीं होगा जो कि लोग न पढ़ाना चाहे, है ना। अब इस समय जो भी जनरेशन है पढ़ाई के प्रति इतना प्रेरित है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अपने बच्चों को 12th तक भी ध्यान देते हैं। कब तक देते हैं ज़्यादा ध्यान? 12th तक भी ध्यान देते हैं, उसके बाद वो ध्यान उतना नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, कोई शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी विचलित होता है। कुछ बच्चे अग्रेसिव होते हैं और भी अच्छे से सारा चीज़ होता है। इंटर देख के अपने बच्चों को कोचिंग कराएंगे और भी सारी चीज़ करेंगे, एक्टिव रहेंगे सब कुछ, लेकिन उच्च शिक्षा में जाने के बाद बच्चों को क्या है, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। नहीं तो पूरी तरीके से कर देते हैं, लेकिन प्रतिशत है ना, तो एक चीज इसमें डिफरेंट आ जाता है। होता है नहीं होता? अपने बच्चों को लोग इंटर तक इतनी विद्यालय में भी जाएंगे, खुद ही फीस भी जमा करने जाएंगे, बुक भी लेने जाएंगे, वो भी सारी फीस ले आएंगे, ट्यूशन भी कराएंगे, एक कराएंगे, उसे फेल न हो जाओ, एक कर लो, वो कर लो, तो थोड़ा सा घर के लोग भी एक्टिव रहते हैं और कुछ शिक्षा पर जाने पर ध्यान नहीं देते हैं। अब सोचते हैं बच्चा खुद ही इतनी क्षमता हो गई है, खुद ही डिसीजन ले सकता है। समझ रहे? अब टीचरों को ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी और बच्चों को ऊपर आ जाती है, किस तरीके के टीचर मिलते हैं और किस तरीके से बच्चे अपने कैरियर को बनाने का प्रयास करते हैं। टीचर की बात मान लेते हैं और अच्छे तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो नहीं, जो बच्चा क्लास करता है वो देखिए आगे बढ़ता है, वो पढ़ेगा, है ना। और जो लोग नहीं है तो फिर क्या है, उनकी शिक्षा की रुकावटें धीरे धीरे बीच में होने लगती है, बाधा बनने लगती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से राममूर्ति आयोग ने कहा कि जो शिक्षा है उसको निष्पक्ष करना चाहिए, निरपेक्ष रूप से शिक्षा को देना चाहिए, जाति धर्म आयोजन इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरे में कहा उन्होंने जो वर्गभेद कहा, आज तो एक चीज सबसे बड़ा ट्रेंड चल गया है, इन्होंने शिक्षा में वर्गभेद क्या है, वर्ग ये बहुत बड़ा ट्रेंड इस समय चल रहा है अपनी शिक्षा में। वर्गभेद क्या, स्कूलों का वर्गभेद चल रहा है। इसमें जैसे पब्लिक स्कूल है, कौन सी स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, और एक ऐसे ही संचालित विद्यालय। आज तो देखो कितने विद्यालय खुल गए। ट्रेंड ये होता है कि जो सबसे अच्छा विद्यालय होता है, महंगा विद्यालय होता है, वहाँ के लड़के आपस में यूनिटी बना लेते हैं, वहाँ के गार्जियन अपने आप में क्या बना लेते हैं, यूनिटी बना लेते हैं कि मेरा लड़का इसमें पढ़ता है ना। तो वो क्या करते हैं, जो छोटे विद्यालयों में पढ़ते हैं बच्चे, उनके ऊपर थोड़ी सी नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेते हैं। समझ रहे हैं? बड़े बच्चे उसमें जा रहा है, प्राइमरी में जा रहा है, उसमें जा रहा है, उस विद्यालय में जा रहा है ना, ये ट्रेंड चल रहा है। आप लोग अनुभव करिए ना करिए, लेकिन लोगों के गार्जियन के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, कोई वहाँ पे और भी उसमें पढ़ रहा है, हरीश पब्लिक। तो जो जिसमें जिसके गार्जियन पढ़ते हैं वो गार्जियन ही अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेता है, ठीक है। तो जितना महंगा विद्यालय होगा, इससे वर्गभेद उत्पन्न होता है, इससे शिक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। समझ रहे हैं? तो जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा वो कहीं पर भी जाएगा। समझ रहे हैं? उस डायरेक्शन से, स्टडी से भी डिपेंड करता है, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसमें यूनिटी बनानी चाहिए, बच्चों के अंदर वर्गभेद नहीं होनी चाहिए। एक ही बच्चा है, आपको जिस तरीके से उसको शिक्षा दो, उसी तरीके से उसका क्या होगा, शैक्षिक गति का विकास होगा। समझ रहे हैं? इसमें शिक्षा में समानता होना चाहिए। जो फीस इतना ज़्यादा लिया जा रहा है पब्लिक स्कूलों में, उसको कम करना चाहिए। 3,000, 5,000, 6,000 फीस लग रहा है, एक गार्जियन कहाँ से देगा, एक गार्जियन कहाँ से देगा, है कि नहीं? तो इसमें पूरी प्रतिबंध सरकार लगा रही है। कक्षा एक में आप देखिए कम से कम 6 से 7 हज़ार की बुक हो जा रही है, 5-6 हज़ार हो रही। और सर महीने में कोई एक्टिविटी से 400 रुपये अलग से लग जा रहा है, टेस्ट और सारे चीज़ें क्या है, इतना महंगा, इतना कॉस्टली कर दिया। कपड़े भी लेना, वो भी लेना, उसको भी स्कूल के ऊपर डिपेंड कर दिया गया। 2-3 हज़ार है सवाल ही क्या है, तो उसको लेने के लिए 6,000 हो रहा है। ये सब वर्गभेद है, इसको दूर होना चाहिए, तभी शिक्षा की समस्याएं क्या होगी, दूर होगी। इससे क्या है, बच्चों का
एक बच्चे दूसरे बच्चे से क्या एक वैसी भावना फीलिंग महसूस कर रहा है। वो तो वही देखेगा ना, छुट्टियाँ रहने पड़ता हो वैसे तो लोग की फैमिली में क्या होता है एकजुटता है ना। इस विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे किसमें पढ़ते हैं, जैसे कि वहाँ किसके बच्चे जाते हैं तो स्वयं से अटैच होते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या है लोगों के प्रति या शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार की समस्या है। तो इससे क्या होगा, उच्च वर्ग अलग और निम्न वर्ग अलग होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो इस तरीके की क्या है हर चीज के पीछे चेंज हो जाता है, रहन सहन उठना बैठना हर चीज एक्टिविटीज सब कुछ क्या डिफरेंट हो जाता है। तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए और सब में एक समान शिक्षा व्यवस्था करानी चाहिए। और धन व्यय, जिस पर धन व्यय करने की जरूरत है, जहाँ पर संसाधन नहीं है और भी चीजें हैं, उसको सरकार समय समय पर क्या करे, ध्यान दे। क्या दे, हाँ सरकार उस पर समय समय पर ध्यान दे और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है इसने कहा है सारी चीजें, हाँ। उसके बाद देखिए शिक्षा पे व्यय की बात करनी है, मैंने बताया शिक्षा पर व्यय करना है, क्या करना है, शिक्षा पर व्यय। जो शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है अब सुनियोजित तरीके से व्यय करने का निर्धारण किया। जो भी पंचवर्षीय योजना है, जो भी एक वर्षीय योजना है, इस पर भी क्या है ध्यान रखा जाए किस किन संस्थानों पर कितना व्यय करने की जरूरत है ना। जो विद्यालय चिड़ हो गए हैं 20-25 साल हो गए, वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है, तो विद्यालय जाएंगे, बच्चे जाएंगे विद्यालय में, अगर वहाँ इस तरीके से देखेंगे तो शिक्षा के प्रति क्या होगा, नकारात्मक भावनाएं आएगी, है ना, आएगी नहीं। वहीं जो प्राइवेट विद्यालय रहते हैं वहाँ पर देखिए कितनी तरीके से जो तरीके से निर्माण होता है। तो इससे भी शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न होती है। अभी आप लोग जो है गए होंगे कॉलेज में, कहीं विद्यालय में कहीं सेंटर गया रहा होगा, एग्जाम करने के लिए सरकारी कॉलेज किस तरीके से होता है ना। वहीं प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई में जाएंगे मिलेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और जो ये सब असमानताएं वहाँ पर है वो भी असमानताएं दूर किया जाए कि बच्चे जो कम आर्थिक आय वाले हैं वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी क्या है उनको भी अनुमति दिया जाए और फीस में क्या है कटौती किया जाए ताकि सभी बच्चे पढ़ने के लिए सबको एक समान अवसर मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है क्योंकि और स्कॉलरशिप की व्यवस्था अच्छे तरीके से होनी चाहिए उनको, है ना। तो स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि बच्चे उसमें फीस भी दे दें और जो शिक्षा के खर्च हो रहा है वो भी निकल आए, है ना। है आता तो नहीं है लेकिन सरकार की मंशा तो यही रहती है ना, एक शुल्क प्रतिपूर्ति होती है, एक जो है वो होती है फीस होती है, शुल्क प्रतिपूर्ति दो अलग अलग आते हैं उसमें। अब तो सरकार उसी में 10% 20% दे रही है ना। तो उसमें भी क्या है बड़े से अंश को बढ़ाया जाए कि बच्चों के जो साल भर के खर्च आते हैं उसी से निकाल सभी बच्चों को एक समान स्कॉलरशिप दिया जाए, है ना, ताकि उनका जो आर्थिक बोझ है वो कम हो सके। तो ऐसे भी प्रावधान क्या है हम लोगों को करने अनौपचारिक शिक्षा केंद्र क्या है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र तो भारत है ना पहले सर किसका आना शुरू होगा किसी बच्चों का ना, और जो जो भरे नहीं लोग कभी दोबारा करेगा उनको अभी तो नहीं आया था, हो सकता है देखते हैं कितने बच्चों का तो रिपोर्ट आ जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा तुमको कल तुम दे दीजिए अब देखो जब मिला है हो सकता है कि न मिले तुमको
या साढ़े 3 घंटे? अब देखिए वो क्या कंडीशन लगाते हैं। वैसे तो हमको लगा रहे हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के कौन सी शिक्षा केंद्र? हाँ, अनौपचारिक शिक्षा मतलब शिक्षा जो औपचारिक रूप से चल रही है, अगर शिक्षा की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है, जैसे महिलाओं की शिक्षा है ना, जैसे महिलाओं की शिक्षा है, अगर इनका औपचारिक शिक्षा से समस्याएं दूर नहीं हो पा रही, साक्षरता दर बढ़ नहीं पा रही है, तो इनके लिए क्या है, एक अलग शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और साथ में साथ क्या, प्रौढ़ शिक्षा, कौन सी शिक्षा? प्रौढ़ शिक्षा इनके घर पे उपलब्ध कराया जाए, घर के पास उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत अशिक्षित अभी भी है। 35-40 साल के ऊपर कुछ महिलाएं आज भी 40 से ऊपर हमको लगता है अशिक्षित है नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि 50 साल से ऊपर महिलाएं बहुत ज्यादा शिक्षित है, और 60 के ऊपर तो मतलब 80% लोग शिक्षित है। जैसे आप लोग की दादी बाजी, मम्मी बातें शिक्षित होंगी, लेकिन दादी लोग शिक्षित, बाबा लोग शिक्षित कम हो गए, बाबा दादी। हाँ, तो उस टाइम से वो भाई जो उस तरह घर की स्थिति वो रेल हो गया, जो भी कंडीशन रहा होगा उस तरीके से उन्होंने शिक्षित हो लिया है ना। लेकिन क्या है कि और मतलब बहुत रेयर लोग ने उस टाइम पे जो उन्होंने साक्षरता बढ़ा, और बहुत होंगे तो है ना, बहुत रहे होंगे तो क्या है, हाई स्कूल का है ऐसे, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही सुरक्षा के बेस पर होती है उस टाइम है ना। तो उसी के लिए लोग मिले कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कराना, प्रौढ़ शिक्षा, हाँ प्रौढ़ शिक्षा करने के बाद चले ताकि सभी लोगों को शिक्षित किया जाए। ठीक है, अब देखिए भाषा का प्रश्न क्या है, भाषा का प्रश्न क्या है इसका? कौन सा बात है यहाँ पे? भाषा। भाषा का प्रश्न कैसे? लैंग्वेज। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे जो शिक्षा था उसमें अंग्रेजी का बहुत चली रहा था, जो भी ध्यान फोकस कर रहे थे अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उन्हीं को नौकरी भी मिल रही थी उस टाइम है ना। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं पर क्या है, लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, इससे साक्षरता के लोग कम हो पा रहे थे, कम शिक्षित हो पा रहे थे। इसलिए ये जो अंग्रेजी भाषा है इसके साथ साथ मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को भी मुख्य स्थान दिया जाए, सबको उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कि सभी लोग को मातृभाषा में भी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और सब लोग सीख सकें, तभी शिक्षा के क्या गति में विस्तार हो पाएगा। अगर आप एक ही भाषा को लेकर चलेंगे तब उससे क्या है, कोई शिक्षा पर क्या है, ज़्यादा विकास, ज़्यादा प्रभाव नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस भाषा का पर भी उन्होंने फोकस किया राम है ना, कि भाषा जो होती है मातृभाषाओं में चाहे क्षेत्रीय भाषाओं में सुविधा उपलब्ध कराया जाए, मातृभाषा में सुविधा उपलब्ध कराया जाए, और जो उसकी क्या है जो भाषा जानता हो, उस भाषा में की इच्छा हो, उस भाषा में भी शिक्षा की व्यवस्था को समझ लें। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षा का भी केंद्रीकरण कैसे है। तो इसमें क्या है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो शिक्षा है कोई एक व्यक्ति इसका निर्धारण ना करे है ना, इसमें सहभागिता लाई जाए, क्या लाई जाए, जो शिक्षा की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित है उन शक्तियों का बंटवारा किया जाए, मतलब जो स्तर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए है ना,
ताकत न दे दिया जाए जो कहेगा वही, ऐसा नहीं, जो कहेगा वो सबकी सहमति से कहेगा, है ना। जैसे इस प्राची ने कहा कि मुझे क्या है हनुमानगंज घूमने का, कहाँ से, हनुमान। तो अब इन्हीं के डिसीजन पर सभी लोग को हनुमानगंज नहीं लेंगे, सबकी राय को समझा जाएगा और जो बहुमत होगा, जो डिसीजन होगा उस पर काम किया जाएगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, ज्यादा लोग उससे क्या प्रभावित होंगे ना। तो इस तरीके से शिक्षा जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में न दिया जाए, सबके सुझावों को आमंत्रित किया जाए, जो सबसे बेस्ट तरीका हो उस बेस्ट तरीके को अपनाया जाए, है ना। तो शिक्षा में उसी तरीके से सुधार किया जाए, कैसे पाठ्यक्रम रखना है, कैसे विद्यालय स्थापित करना है, कैसे कौन कौन से क्या किया जाएगा। तो इन विभिन्न स्तरों पर क्या है सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षा का क्या करना है, सुधार करना है ना। तो विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र में एक जगह सत्ता स्थापित करना, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र की शक्तियों को बांटना है। जैसे भारत एक विकेंद्रित देश है ना। भारत के लोग क्या है विकेंद्रीकरण व्यवस्था अपनाएंगे, मतलब जो सत्ता है हमारे यहाँ केवल प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। राष्ट्रपति तभी कोई सलाह देगा जब वो मंत्रिपरिषद जैसे जो संसद पार्लियामेंट आपका है, जो जैसे सबकी सहमति से 2/3 या साधारण बहुमत से जो पारित होगा उसी पर डिसीजन लेगा, है ना। जैसे अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है तो कोई प्रधानमंत्री घोषणा तो नहीं कर देगा, राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर देगा, इसके लिए आपातकालीन संसद की बैठक में लोकसभा राज्यसभा समझ रहे हैं, तब उस पर डिस्कशन होगा, उसको बहुमत से पारित किया जाएगा कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करें कि ना करें, है ना। तो जो बहुमत देगा वह बहुमत से पास हो जाएगा, भारत उस पर अटैक करेगा, और अगर बहुमत नहीं होगा तो फिर क्या है अटैक। एकाएक क्या होगा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला देगा, प्रेसिडेंट होता है ना। लेकिन जो भी वो आदेश देगा उसको जल्दी से जल्दी संविधान में वो संसद की मीटिंग बैठक में पारित पढ़ाया गया हमने कि जो भी डिसीजन अध्यादेश देगा राष्ट्रपति राज्यपाल, अचानक अगर इस स्थिति उत्पन्न हो गई तो राष्ट्रपति डिसीजन ले लेगा, लेकिन उसको पारित कराना संसद में जरूरी होगा, समझ रहे हैं। अब ये सोचिए कि किसी ने आक्रमण कर दिया और हम तब तक मीटिंग कराए और कराए बहुमत कराए तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश लागू कर देगा। हमने किस अध्यादेश की जो शक्तियां दिया था वो किस अनुच्छेद के तहत दिया था, 123 में था ना राष्ट्रपति का अध्यादेश, है ना। तो इस तरीके से क्या है उसको सुविधा दिया गया, समझ रहे हैं। तो लेकिन वो भी है, उसको भी संसद के सदस्य के माध्यम से 1 महीने के अंदर अंदर क्या है उसको संसद के लोकसभा राज्यसभा में अनुमति पड़ता है। तो इस तरीके की उनकी शक्तियाँ किया गया है। और रक्षा मंत्री भी जो भी काम करेगा वो भी राष्ट्रपति की, क्योंकि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाएं जो होती हैं कोई भी निर्णय राष्ट्रपति के रिगार्डिंग करेंगे, उन्हीं के रिगार्डिंग क्या है करेंगे, अगर अनुमति देगा तो उस तरीके से काम। और राष्ट्रपति भी कोई अकेले डिसीजन नहीं लेगा, उसके साथ मंत्रिपरिषद होती है, क्या होती है, हाँ, आपातकालीन भी लगाना होगा तो मंत्रिपरिषद के लिखित प्रारूप से ही सारा चीजें करते हैं, समझ लेंगे। मंत्रिपरिषद में कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, और उसी में क्या है जो सबकी डिसीजन होता है, जो सबकी सहमति होती है, उसी तरीके से क्या है उस कार्य को किया जाता है। नाम वाले संविधान का मुखिया तो वही राष्ट्रपति जो है। अब वो अलग बात है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाह लेगा, अगर राष्ट्रपति ने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दे करता हाँ, वो खुद ही रहता है कि राज्यसभा में क्या कर देंगे,
इसलिए मंत्रिपरिषद के कार्य प्रधानमंत्री के कार्य काम करना पड़ता है उनको, है ना। जो मंत्रिपरिषद चाहेगी, लोकसभा राज्यसभा चाहेगी, उसी तरीके से उनको काम करना पड़ता है। लेकिन शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किसको है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के 152 के तहत क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा, और कार्यपालिका की जितनी शक्तियाँ होंगी 53 के तहत जितने भी काम किए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं सत्ता पक्ष के लोग, जो क्या है उनका बहुत ज़्यादा विरोध ना करें। ज़्यादा करके क्या है इस तरीके से व्यक्ति का निर्वाचन। सर जब अब्दुल कलाम जी थे राष्ट्रपति, हाँ, तो मतलब तभी वो ऐसे करते थे जैसे मतलब मंत्रिपरिषद चाहते थे, कैसे 90% के चाहते थे? मतलब जैसे मंत्रिपरिषद कहते थे हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो तो कर कुछ चीज़ें ना वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अनुमति या सरकार का सामंजस्य करके ही ये सरकार करते हैं। कभी जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री है, देखिए कभी असामंजस्य की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। कभी देखिए अभी किस पे नीलम संजीवा रेड्डी थे, और इसके पहले वो थे तो, और इस क्या नाम था उनके ऊपर, अभी देखिए उपराष्ट्रपति थे जो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, क्या नाम था राज्यसभा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? इसका रीजन था क्योंकि वो संसद जो प्रधानमंत्री के गाड़ी काम करना उनसे जबरदस्ती होगा कराया जा रहा था, इसलिए उन्होंने तत्काल उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। आज वो तो एक बहाना होता है। नीतीश जी को देखे और उन लोग को देखे तो राजनीति की गतिविधियां जो है वो अपनी अलग होती है, सत्ता पक्ष। इसीलिए गवर्नर जनरल को देखो क्या है, उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल को, वित्त मंत्री देखिए निर्मला सीतारमण, कभी प्रधानमंत्री और निर्मला जी के बीच में, वित्त मंत्री के बीच में कभी असमंजस देखे यहाँ पर? नहीं देखते, क्योंकि जो चाहेंगे वही कराएंगे, उसे जो भी बजट चाहेंगे वही बजट देंगे, समझ रहे हैं? तो उसकी सबकी मीटिंग होती है, किस पर क्या व्यय करना है, क्या करना है, अनेक प्रकार की समितियाँ होती है, लोक लेखा समिति होती है, प्रांगण समिति होती है ना, ये सब सारी जो समितियाँ होती हैं इनके माध्यम से भी बजट और ये सब डिस्कशन किया करके ही सारा चीज़ किया जाता है, समझ। लेकिन जो भी बजट होता है वो सत्ता पक्ष का ही, जैसे यूपी में मुख्यमंत्री जो चाहेगा उसी के हिसाब से होगा, समझ रहे हैं? जिसकी जो सत्ता आती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे मायावती जी की हो, चाहे आयोगी जी की हो, तो जो व्यक्ति सत्ता में होगा उसी के कार्य सारे काम होते हैं। अब विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, कुछ रोक लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सत्ता उनका है ना। और ऐसा जो उसके जो सचिव होते हैं अपने हिसाब से सचिव का भी निर्माण करते हैं कि जाते जाते जो लाइन क्लास में जब पहुँचेगा वो कौन अपना व्यक्ति बैठा होगा, इसलिए वो सारे चीज़ें क्या उससे रिगार्डिंग हो जाती है। कोई भी केस की सुनवाई हो, जो चीज़ हो, तो देखिए किसी निस्तारण एक दिन हो जाता है, किसी सालों साल चलता रहता है, समझ रहे? अब देखिए सरकार को जो भी मुद्दा लाना होता है तो पास करा लेती है, समझ रहे नहीं? जो उसको नहीं पास कराना होता है अपना चलता रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं देश में। हालांकि तीनों क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी क्या है एक दूसरे से ज़्यादा करके अटैच होकर काम करते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या है इस तरीके से इसमें शिक्षा के लिए केंद्रीकरण की बात समझ रहे हैं। उसी तरीके से क्या है मूल्यप्रद शिक्षा दिया जाए। कैसे शिक्षा दिया जाए? हाँ, वैल्यूज, मूल्यप्रद शिक्षा दिया जाए, अर्थात जो भी शिक्षा दिया बालक के नैतिकता भी होना चाहिए, व्यक्तित्व मूलक क्या है, व्यक्तित्व मूलक है ना, विवेक परक शिक्षा होना चाहिए,
परंपराएं जो भी हैं, अर्थात क्या है उसमें भावनात्मक सारी चीजें क्या है जो होनी चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा दिया जाए कि लोगों में क्या हो, किस चीज का विकास हो, नैतिक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण है ना, बालक के शारीरिक मानसिक बौद्धिक चारित्रिक नैतिक इन सारे गुणों का क्या है विकास हो। विवेक, विवेक का मतलब क्या होता है, जिसे विवेक का मतलब क्या है, सत्य और असत्य के बारे में क्या है, विवेक का मतलब क्या है, तो सत्य और असत्य के बीच में जो भेद कर सके, है ना। हाँ, तो इस तरीके से क्या है विवेक संबंधी ज्ञान नैतिकता ये सभी क्या है जो भी शिक्षा हो उसमें मूल्यप्रक शिक्षा दिया जाए। शिक्षित इस तरीके से लोग हो, ऐसा ना हो कि लोग क्या है पढ़ भी लें और उनके अंदर क्या है साक्षरता का बोध है ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है इसमें प्रावधान होना चाहिए। और इस सभी अवस्थाओं में कैसे सभी अवस्थाओं में, चाहे उसका शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था हो, नैतिक मानदंड होना जरूरी है। अगर मूल्यप्रक शिक्षा नहीं होगा तो यहाँ बैठे हो उल्टा सीधा बोलोगे, अगर आपके अंदर इस तरीके की भावना नहीं तो कोई कहेगा शिक्षित होगा। शिक्षित का मतलब यही होता है कि आप उचित स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, उचित मानदंड को अपनाएंगे, नैतिकता का बोध कराएंगे। आप कहीं जान रहे हैं अच्छे शब्दों का आपने उच्चारण कर दिया, बहुत ही शिष्ट आदमी है, आप पहुँचते ही दो चार शब्द इस तरीके से बोल दी जो क्या है व्यावहारिकता से मेल न खाता, तो समझ जाएंगे कि हाँ कि क्या है व्यक्ति शिक्षित नहीं या पढ़ा लिखा होकर भी क्या है अशिक्षित बनता है। तो शिष्टाचार जो होता है वो शिक्षा का बहुत बड़ा मूल्य केंद्र होता है ना। तो इस तरीके कहाँ पे जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, कहाँ पर क्या करना है, ये चीजें अपने दिमाग में होना समझने में, और उसी अकॉर्डिंग से अपने आप को वेशभूषा में जाना चाहिए। अपने मेले में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तरह तरह सब पसंद है ना, और वैसे ऐसा कोई बीमार है वहाँ जा रहे हो तो फिर क्या है उसमें नम्रता होती है, शालीनता होती है नहीं होती। विद्यालय में जा रहे हो जहाँ आपको शालीनता होता है ना, क्या होता है उस तरीके से होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर जिस कंडीशन में जा रहे हो उस तरीके से मूल्यप्रक शिक्षा होनी चाहिए, है ना। अब ये नहीं स्कूल में जा रहे हो तो पार्टी में नहीं चले जाओ, शुभ नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस तरीके से क्या है कि अब किसी शादी पार्टी में ड्रेस पहन के चले जाओ थोड़ी सी क्या है, हालांकि कहेगा तो कोई नहीं कहेगा, उस तरीके से कोई नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा क्या है अपने अंदर वो होगा कि हाँ हम जिस जगह जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसका पहल आप लोग को करना चाहिए। अर्थात उसी को कहते हैं मूल्यप्रक शिक्षा कि आपको जहाँ पर जिस तरीके की जरूरत हो उसके अनुकूल अपनी भाषा और लैंग्वेज का प्रयोग करिए, है ना। और शिष्टता बहुत जरूरी है, मतलब आप अपने शब्दों पर अंकुश लगाएं, गलत शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, चाहे घर का मेंबर हो कोई, चाहे कोई बाहर, अपने मुंह से गलत शब्द या गलत चीजें मतलब नहीं निकालनी चाहिए, शिष्टाचार शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, समझ रहे। नहीं अगला व्यक्ति आपको कुछ कह दिया तो आप लड़के बोल दिए तो बुद्धिमत्ता क्या है, वो व्यक्ति अगर बुद्धिमान नहीं है तो कम से कम आप तो बुद्धिमान है ना। तो इस चीज क्या थोड़ा सा ध्यान रखना, मान लो व्यक्ति गुस्से में आपने बोल दिया तो क्या आप भी गुस्से में हो, नहीं, यही होता है धैर्यता, उसको पहले समझो सोचो कि आखिर इसने क्या कह दिया, फिर नाराज होने पर उसको समझा दो, है ना। अगर आपने फट दे बोला, फट दे जवाब रिप्लाई दे दिया आपने, तब आप भी बुद्धिमान नहीं हो पाने जाओगे, आ जाएगा तो उसका भी कोई विकल्प होता है, तरीका होता है, यही तो हमने बताया ना, ये शिष्टाचार है कि हमको उस टाइम पर किस शब्द का प्रयोग करना है। टू द पॉइंट कोई जरूरी नहीं उसी को बोलिए, आप दूसरे शब्दों में उसको प्रयोग कर सकते हो, अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हो या और भी चीजों शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार आप समझ लीजिए। तो इस चीज के लिए क्या है आपको थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो टाटा मक्खा खा के सबका जो बीपी होता है सबसे वाला होता है, खूब सबसे ज्यादा नुकसान क्या कर रहा है इसमें टाटा,
गुस्सा को खूब बढ़ाना, इसलिए टाटा लाइट होगा। समझ लो वो क्या करेगा, हाँ नॉर्मल रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ उसको प्रोटीन हर से स्वास्थ्य के लिए भी सही है और उसके लिए भी आपको तो इसलिए क्या है, मूल फ्लैक्स शिक्षा भी रामों की देखा होगा। उसके बाद देखिए व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार क्या है, व्यावसायिक शिक्षा और